वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन वरदान। माई सेल्फ दीपाली वर्मा और CTPYQ का आज 11th सेशन है जिसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इरिगेशन। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और सबको पता ही है कि ये CTPYQ सीरीज़ हमारा RSMSSB JEE एग्ज़ाम के लिए चल रहा है और हम फिर आज इसमें जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इरिगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ इरीगेशन द वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन इज सप्लाइड थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड एज पर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यानी अब इसमें क्या बोल रहा है कि सप्लाई होता है वाटर थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, यानी कि हमारा जब तक जितना बड़ा क्रॉप पीरियड होता है वहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई होता है। तो हमारा कौन से टाइप का इरीगेशन होगा, वो होगा हमारा पेरिनियल इरीगेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हमारा पहला क्या था, डायरेक्ट इरीगेशन। तो डायरेक्ट इरीगेशन क्या होता है, वाटर इज डायरेक्टली डाइवर्टेड फ्रॉम द रिवर इनटू द कैनाल बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन वियर और बैराज अक्रॉस द रिवर विदाउट अटेम्प्टिंग टू स्टोर द वाटर। यानी कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो स्ट्रीम का या फिर रिवर का हमारा वाटर होता है उसको हम सिर्फ डाइवर्जन के थ्रू हम इरीगेशन मतलब इरीगेशन के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें हम एज सच कोई भी हमें और कुछ मोल्डिंग नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, वाटर को डाइवर्ट करना है। ठीक है, अपनी फील्ड की तरफ। दूसरा क्या हो गया, पेरिनियल इरीगेशन, वो हमने देख ही लिया। तो हमारा पेरिनियल इरीगेशन में क्या होता है, दिस सिस्टम गारंटीज कंटिन्यूअस एंड कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई। ठीक है, तो इसमें कंटिन्यूअस और कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई होता है किसको, टू द क्रॉप्स थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। ये हमने देख ही लिया अभी, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। ठीक है, फिर दिस सिस्टम सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स थ्रू अ कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट टेक्स ऑफ फ्रॉम द वियर और रिजर्वायर। ठीक है, यानी किसी भी वियर और रिजर्वायर के थ्रू हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक कैनाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं और फिर उसके थ्रू हम एक कंटिन्यूअस और कांस्टेंट वाटर सप्लाई क्या कहते हैं, क्रॉप्स के लिए मेंटेन करते हैं। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, लिफ्ट इरीगेशन क्या होता है। Water is lifted up by some mechanical or manual action then is supplied for irrigation। अब क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि हमारा जो फील्ड है, यानी कि जहाँ पे हमें इरीगेशन वाटर प्रोवाइड करना है, जो फील्ड है हमारा वो एक पर्टिकुलर लेवल पे है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर स्ट्रीम का लेवल लो है और लैंड का लेवल हाई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वाटर को लिफ्ट करना पड़ेगा, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वाटर सप्लाई करना पड़ेगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपना लिफ्ट इरीगेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि इनंडेशन इरीगेशन था। तो इनंडेशन को और क्या क्या बोलते हैं हम, फ्लड इरीगेशन भी बोलते हैं और अनकंट्रोल्ड इरीगेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सॉइल इज केप्ट सबमर्ज्ड एंड फ्लडेड विथ वाटर सो एज टू कॉज थॉरो सैचुरेशन ऑफ द फील्ड। यानी कि जैसे कि आप राइस के लिए देख सकते हो, राइस में क्या करते हैं कि हमारा फील्ड को हम क्या करते हैं, सबमर्ज करके रखते हैं। तो इस टाइप के इरीगेशन को हम क्या बोलेंगे, अपना इनंडेशन, फ्लड और अनकंट्रोल्ड इरीगेशन। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया चारों टाइप इरीगेशन के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन बॉर्डर स्ट्रिप फ्लडिंग मेथड द फार्म इज डिवाइडेड इनटू अ सीरीज ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है कि स्ट्रिप हमारी कितने की होती है, तो यानी कि उसका विड्थ क्या है और उसकी लेंथ क्या होती है। तो हमारे स्ट्रिप की जो विड्थ होती है वो होती है 10 to 20 मीटर और जो लेंथ होती है वो होती है 100 to 300 मीटर। क्लियर हो गया। चलो अब एक बार देख लेते हैं कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड होता क्या है। तो बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या करते हैं, फार्म में, जैसे हमारा ये फार्म हो गया तो हम इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन कैनाल हो गया और यहाँ से हमारा सारे स्ट्रिप्स में वाटर हम प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और इसकी विड्थ कितनी होती है, इसकी विड्थ हमने बताया 10 to 10 मीटर और लेंथ हमारी कितनी होती है, जो हमारी ये लेंथ होती है, ये लेंथ हमारी कितनी होती है, 100 to 300 मीटर। ठीक है, अब ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो सेपरेशन वाली लाइन्स हैं इस डायग्राम में, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेवीज़। ठीक है, जिसको हम बॉर्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेवीज़ बोल सकते हैं, बॉर्डर बोल सकते हैं, या फिर डाइक्स भी बोलते हैं, या फिर बर्न्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बोल सकते हैं इस बॉर्डर को, इस बॉर्डर के 4 नेम है, लेवीज़, बॉर्डर्स, डाइक्स और बर्न्स। क्लियर हो गया, समझ में आ गई ये चीज़। अब क्या है, इसमें वाटर का हम फ्लो कैसे प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारा मेन कैनाल है। ठीक है, यहाँ से वाटर जा रहा होता है और यहाँ से हमारे फील्ड में एंटर करते हैं। क्लियर हो गया।
अब क्या है कि द रिक्वायर्ड टू इरीगेट, यानी कि द टाइम रिक्वायर्ड टू इरीगेट एन एरिया ए विद डिस्चार्ज क्यू इज़ गिवन बाई। अब इसमें क्या होता है कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में हम डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, यानी ये जो हमारा डिस्चार्ज आएगा, ये डिस्चार्ज हमारे क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो ये क्यू हमारा डिफाइंड होता है, यानी टाइम, कितने टाइम तक हमें वो डिस्चार्ज करना पड़ेगा कि हमारा ये कंप्लीट स्ट्रिप जो है वो इरीगेट हो जाए, तो वो टाइम पीरियड हम डिफाइन करते हैं y बाई एफ लॉग q अपॉन q माइनस ए एफ। ठीक है, ये आप याद रख लेना, कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला भी पूछ लेता है। ठीक है, तो बॉर्डर स्ट्रिप इरीगेशन के लिए हमारा जो टाइम रिक्वायर्ड हम कैलकुलेट करते हैं, वो टाइम रिक्वायर्ड हमारा कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटी रिप्रेजेंट्स। ठीक है, अब क्या है, ड्यूटी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे कि ड्यूटी हमारा क्या होता है। इन इरिगेशन इंजीनियरिंग द टर्म ड्यूटी रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी इरीगेटेड विथ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इरीगेशन वाटर। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज हेक्टेयर पर क्यूबिक। ठीक है, तो ड्यूटी हमारा क्या होता है कि हमारा जो एरिया ऑफ लैंड होता है जो इरीगेट हो सकता है विथ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इरीगेशन वाटर, यानी अगर हमारा यूनिट वॉल्यूम ऑफ इरीगेशन वाटर हमारे कितने एरिया को इरीगेट कर रहा है, वो हमारा डिफाइन करता है क्या, ड्यूटी। ठीक है, अब डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा हमारा होता है इट इज़ अ टोटल डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड ओवर अ इरीगेशन लैंड एट डिफरेंट वाटरिंग थ्रू आउट एंटायर बेस पीरियड। ठीक है, फिर इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा एंड एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि हमारा टोटल डेप्थ ऑफ वाटर, मान लो कि हमारी ये फील्ड है, ठीक है, हमने इसमें 1 सेंटीमीटर हाइट का वाटर प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, तो अब क्या है कि उस वाटर से हमारा क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर एरिया हमारा जो लैंड है ये हमारा इरीगेट हो गया। ठीक है, हमने सर्टेन क्या कहते हैं सेंटीमीटर ऑफ वाटर हमने प्रोवाइड किया, तो वो हमारा इस एरिया को इरीगेट कर दिया। ठीक है, यानी ये बोल रहा है एट डिफरेंट वाटरिंग थ्रू आउट। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा पानी हमने एक साथ ही प्रोवाइड करवाया था, ऐसा भी हो सकता है कि हम उसका जो बेस पीरियड है उस टोटल बेस पीरियड में हम पर्टिकुलर इंटरवल्स पे भी वाटर को प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ड्यूटी और डेल्टा के बीच में जो रिलेशन होता है वो ये है, दैट इज़ डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी, जहाँ पे क्या कहते हैं डेल्टा सेंटीमीटर में है, बी हमारा क्या है बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड। ठीक है, वैसे अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो हमारा बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड डिफरेंट होता है, लेकिन न्यूमेरिकली हम यानी कैलकुलेशन करते टाइम पे हम क्या करते हैं, अपना बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड को इक्वल मान के चलते हैं। क्लियर है। फिर अब यहाँ पे डी क्या है हमारा, ड्यूटी ऑफ वाटर विच विल बी इन हेक्टेयर्स पर क्यूबिक। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चली गया। क्लियर हो गया। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, का आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज द इरीगेटिंग कैपेसिटी ऑफ अ यूनिट ऑफ वाटर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश आर सोन इन ऑटम एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग। तो हमारा कौन सा ऐसा क्रॉप है जो हमारा ऑटम में हम सो करते हैं उसको और हार्वेस्ट कब करते हैं, स्प्रिंग में, तो वो हमारा होगा रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो रबी क्रॉप्स को हम कब सो करते हैं, सो इन अक्टूबर टू नवंबर मंथ। ठीक है, दैट इज ऑटम एंड हार्वेस्ट इन मार्च टू अप्रैल मंथ, दैट इज स्प्रिंग। क्लियर हो गया। और हमारा जो खरीफ क्रॉप है उसको हम क्या करते हैं, पेरिनियल क्रॉप्स आपको पता है ये तो थ्रू आउट द ईयर हम सो करते हैं। ठीक है, तो हमारा फिर क्या है, खरीफ क्रॉप हमारा क्या होता है, खरीफ क्रॉप हमारा होता है शो एट बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन, दैट इज अप्रैल और मई, और फिर हम हार्वेस्ट कब करते हैं, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर टू नवंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम रबी क्रॉप को कब सो करते हैं, ऑटम में, और हार्वेस्ट कब करते हैं, स्प्रिंग में। ठीक है, और हम खरीफ क्रॉप को सो कब करते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द रेनी सीजन, दैट इज अप्रैल और मई,
एंड हार्वेस्ट कब करते हैं, सितंबर टू नवंबर के बीच में। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, बाय टर्निंग द पाइप थ्रू डैश द एंटायर विड्थ ऑफ 15 मीटर्स बिटवीन द पाइपलाइंस कैन बी इरिगेटेड इन अ फिक्स्ड नोजल पाइपलाइन सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पाइप को हम कितने डिग्री से रोटेट करेंगे कि हमारा जो एंटायर विड्थ ऑफ द 15 मीटर बिटवीन द पाइपलाइन कैन बी इरिगेटेड इन द फिक्स्ड नोजल पाइप सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका आंसर हमारा कितना होगा, 135 डिग्री। अब देखो क्या होता है कि जो फिक्स्ड नोजल सिस्टम है यानी फिक्स्ड नोजल पाइप सिस्टम, इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, तो हमारा फिक्स्ड नोजल जो पाइप सिस्टम होता है वो क्लासिफिकेशन होता है किसका, हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम का। तो इसको एक बार यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इसमें पैरेलल पाइप्स इंस्टॉल्ड होती हैं 15 मीटर्स अपार्ट। ठीक है, यानी हर दो पाइप के बीच में हमारा जो डिस्टेंस होता है यानी डिफरेंस होता है वो हमारा 15 मीटर्स का होता है। और ये क्या सपोर्ट करती हैं, रोज ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि पैरेलल पाइप्स आर installed at 15 meter apart। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि वाटर इज डिस्चार्ज एट 90 डिग्री या फिर राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री और राइट एंगल टू दीज पाइप्स। यानी कि डिस्चार्ज कैसा होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम दीज पाइप्स is at 90 degree or right angle of the length of pipe। ठीक है, फिर क्या है कि the entire 15 meter space between pipelines may be irrigated by turning pipes through 135 degree about respectively along the longitudinal axis। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि हमें अगर हम 135 डिग्री पे उसको रोटेट करेंगे तो जो हमारे 15 मीटर अपार्ट यानी कि 15 मीटर हमारे अपार्ट जो पाइप्स हैं उनके बीच का जो लैंड है वो हम ईजिली इरिगेट कर पाएंगे। क्लियर हो गया। चलो, ये कुछ बातें थी फिक्स्ड नोजल पाइप सिस्टम को लेके जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The field capacity of a soil is 25%. ठीक है, its permanent wilting point is 15% and specific dry unit is 1.5. If the depth of a root zone of a crop is 80 centimeter, then the storage capacity of a soil is। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, dW इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा W इंटू DFC माइनस PWP। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे हमारा गामा अपॉन गामा W कितना दे रखा है हमें, 1.5। ठीक है, यहाँ पे देखो दे रखा है स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट हमारा कितना दे रखा है, हमारा 1.5। ठीक है, फिर दूसरा हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे D की वैल्यू हमें दे रखी है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमारा फील्ड कैपेसिटी हमारा कितना दे रखा है, 25%, दैट विल बी 0.25। और हमारा PWP यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट हमारा कितना दे रखा है, 15%। ठीक है, दैट इज़ 0.15। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, DW। तो कैसे होगा, फटाफट वैल्यू रख दे, 1.5 इंटू डी की वैल्यू क्या है 80, ब्रैकेट में 0.25 माइनस 0.15। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। दैट विल बी सी ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है कि अ क्रॉप रिक्वायर्स अ टोटल डेप्थ ऑफ 90 सेंटीमीटर ऑफ वाटर फॉर अ बेस पीरियड ऑफ 110 डेज। वी हैव टू कैलकुलेट ड्यूटी। ठीक है, अब ड्यूटी के लिए हमें पता ही था हमें क्या करना है,
ड्यूटी का फॉर्मूला हमने पीछे देख लिया। अब क्या दे रखा है यहाँ पे कि अब क्रॉप रिक्वायर्स टोटल डेप्थ मतलब कि यहाँ पे क्या दे रखा है ये हमें डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा कितना है हमारा 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रखा है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं कि हमारा बेस पीरियड, तो बेस पीरियड हमारा कितना दे रखा है 110 डेज। अब क्या कैलकुलेट करना हमें, ड्यूटी। तो ड्यूटी हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल डी इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा। अब क्या हो जाएगा 8.64 इंटू बेस पीरियड कितना है हमारा 110 डेज, और अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा डेल्टा, क्या होगा वो हमारा 0.9 मीटर। तो हमारा ये आंसर किस में आएगा 1056 हेक्टेयर पर क्यूबिक में। क्लियर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेप्थ ऑफ वाटर दैट इज डेल्टा एंड बेस पीरियड बी, ठीक है। अभी हमने पीछे ही देखा, तो हमारा क्या होता है डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। अब एक चीज़ और इसमें मैं बता दे रही हूँ कि बेस पीरियड आपने देखा पीछे हम किस में रखते हैं, डेज में। ड्यूटी हमारा आएगा हेक्टेयर पर क्यूबिक में, और डेल्टा हमारा आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। सॉरी, ये सेंटीमीटर में नहीं, हमारा मीटर में आएगा, ठीक है। देखो, अगर डेल्टा हम सेंटीमीटर में मेंशन करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 864 बी अपॉन डी, ठीक है। और अगर डेल्टा मीटर्स में रहेगा तो यहाँ पे 8.64 बी अपॉन डी आएगा। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैश क्रॉप, ठीक है। अब इसमें कौन सा जो है हमारा कैश क्रॉप नहीं है, तो कैश क्रॉप पहले देख लेते हैं होता क्या है। तो कैश क्रॉप्स आर agricultural crops that are planted for the purpose of selling on the market or export to make profit, ठीक है। These crops are grown for direct sale rather than for फैमिली कंजप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया कि कैश क्रॉप्स क्या होते हैं। तो कैश क्रॉप्स हमारे वो क्रॉप्स होते हैं जिनसे हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए जिनको ग्रो करते हैं, ठीक है। ये हम घर में यूज़ नहीं करते, हम इनको डायरेक्टली क्या करते हैं मार्केट में सेल कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे एग्जांपल्स क्या क्या हो गए इसके, तो हमारा कॉफ़ी, कोको, शुगर केन, टोबैको, जूट, स्पाइसेस एसेट्रा, ठीक है। तो अब कौन सा हमारे ऑप्शन में नहीं है, राइस, क्योंकि राइस तो हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो सारी चीज़ें ही किसी न किसी के घर में यूज़ होती हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा मतलब हमारे फूड की क्वांटिटी के लेवल के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो फूड के लेवल की क्वांटिटी के हिसाब से हमारा क्या यूज़ होता है, राइस। तो हमारा कैश क्रॉप कौन सा नहीं है, तो राइस इज़ नॉट अवर कैश क्रॉप। क्लियर हो गया। अब कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताना कि राइस हमारा किस टाइप का क्रॉप है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A method of irrigation by which each tree is surrounded by a border to form a pool when water is applied is called, हमारा क्या होगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये हमारा चैनल है, ठीक है, वाटर चैनल है। अब वाटर चैनल से हमारा एक गया है और ये रिंग बना है, इस रिंग में हमारी एक ट्री है, ठीक है।
और यहाँ से वाटर हमारा इसमें गया और यहाँ पे क्या हुआ कि पॉन्डिंग हो गई, दैट इज़ कि यहाँ पे पानी क्या है, भर गया। ठीक है, तो इस टाइप के इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के इरिगेशन को हम क्या बोलेंगे, बेसिन इरिगेशन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है, तो इस टाइप को इरिगेशन को हम क्या बोलेंगे, बेसिन इरिगेशन। और बेसिकली इस पर्टिकुलर इरिगेशन को हम क्या बोलेंगे, रिंग बेसिन इरिगेशन। ठीक है, एक और हमारा आता है चेक बेसिन इरिगेशन, उससे इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, अब क्या है, इसमें पूलिंग हो रही है, पर उसमें क्या होता है कि चेक बेसिन इरिगेशन में मान लो कि ये हमारा फील्ड है, तो वहाँ पे हमारा मान लो ये है हमारा कैनाल, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हमारा ये डिवाइडेड फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे वाटर जा रहा है, यहाँ पे वाटर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, कैनाल से इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी हो रहा है। तो ये हमारा किस टाइप का हो गया, ये हमारा चेक बेसिन इरिगेशन हो गया और ये हमारा रिंग बेसिन इरिगेशन हो गया। इसमें बेसिकली पूलिंग अच्छी खासी होती है, बट इसमें पूलिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ वाटर हमारा जो जैसे स्ट्रिप वाले में हमारा वाटर स्प्रेड हो रहा था अच्छे से, वैसे ही इसमें भी होता है। क्लियर हो गया, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे वही सेम चीज़ मैंने मेंशन की हुई है कि बेसिन इरिगेशन इज़ अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सरफेस इरिगेशन पर्टिकुलर इन द रीजन्स विथ लेआउट ऑफ स्मॉल फील्ड्स। इन दिस मेथड इरिगेशन ऑफ लैंड बाय सराउंडिंग इट विद अ एम्बैंकमेंट टू फॉर्म अ बेसिन एंड फ्लडिंग इन वाटर। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं, इसमें बेसिन फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्कुलर बेसिन फॉर्म किया हुआ है हमने और यहाँ पे रेक्टेंगुलर बेसिन फॉर्म किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ें। फिर क्या है, ब्रॉड इरिगेशन। अब ब्रॉड इरिगेशन में आपको सिर्फ एक चीज़ याद करनी है कि इसमें जो हम इरिगेशन वाटर यूज़ करते हैं वो हमारा ट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कंसिस्टिंग इन अ मेन ट्रेंच फ्रॉम द अराइज सेवरल साइड ब्रांचेस। क्लियर हो गया, तो यानी हम जो ट्रीटेड हमारा वेस्ट वाटर होता है उससे हम क्या करते हैं, अपना इरिगेशन में उसको यूज़ में लेते हैं। क्लियर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपना ब्रॉड इरिगेशन। इसको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा लैंड्स ऑफ क्लाइमेट दैट आर नाइदर एरिड नॉर स्ट्रिक्टली ह्यूमिड इन विच इन्फीरियर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन विदाउट इरिगेशन इज कॉल्ड। तो क्या होगा वो हमारा सेमी एरिड जोन होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा वो सेमी एरिड जोन। क्लियर हो गया, अब क्या बोल रहा है इसमें, अब देख लेते हैं इसको होता क्या है ये। तो द जोन ऑफ एरिडेशन कंसिस्ट ऑफ अ सॉयल वाटर जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड कैपिलरी जोन। ये हमें पता ही है कि जोन ऑफ एरिडेशन हमारा क्या क्या कंसिडर करता है, जोन ऑफ एरिडेशन इसमें क्या क्या आता आ रहा है हमारा, सॉयल वाटर जोन, हमारा इंटरमीडिएट जोन और हमारा कौन सा आता है, कैपिलरी जोन। ठीक है, फिर क्या है कि द लैंड ऑफ क्लाइमेट दैट आर नाइदर एरिड नॉट स्ट्रिक्टली ह्यूमिड इन विच इन्फीरियर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन एब्सेंस ऑफ इरिगेशन वाटर, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी एरिड जोन। क्लियर हो गया, यानी कि अगर इरिगेशन वाटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तब भी हम क्या करते हैं वहाँ पे कि जो हमारे इन्फीरियर क्रॉप्स हैं, ठीक है, यानी कि ग्रासेस वगैरह और जैसे ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हमारी वहाँ पे ग्रो कर जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सेमी एरिड जोन बोलेंगे। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप इज़ अ टाइम बिटवीन। अब देखो बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप हमारा किसके बीच का टाइम होता है। देखो अब हमारा क्या है, जैसे मान लो कि ये हमारी फील्ड हो गई, ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे पहले हमारा ड्राई पड़ा हुआ है, तो ड्राई एरिया है, ये ड्राई लैंड है, तो हमने क्या किया, पहले इस पर थोड़ी स्प्रे वाटरिंग कर दी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्प्रे वाटरिंग की। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने अपनी सीड को सो किया। क्लियर हो गया, अब सीड को शो किया, फिर सीड हमारा धीरे धीरे ग्रो हुआ, फिर सीड हमारा ग्रो हुआ तो वो धीरे धीरे हमारे प्लांट में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, हमारे प्लांट में कन्वर्ट हो गया, तो फिर उसके बाद हमारा प्लांट क्या किया, और ग्रो किया। ठीक है, फिर हमारा प्लांट और ग्रो किया। क्लियर हो गया, तो अब क्या है, यहाँ पे हमारा प्लांट जो है वो कंप्लीटली ग्रो हो चुका है। ठीक है, ये हमारा
मैच्योर प्लांट है। इस लाइन पे हम क्या देख रहे हैं, अपना टाइम जोन, ठीक है। तो अब क्या है, अब सीड से लेके यहाँ पे हमारी क्या हुई थी, फर्स्ट वाटरिंग, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारी क्या हुई थी, फर्स्ट वाटरिंग हुई थी। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट वाटरिंग हुई थी, फिर वहाँ से लेके हमारी जो लास्ट वाटरिंग थी, ये लाइन हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लास्ट वाटरिंग। तो इसके बीच का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं बेस पीरियड, ठीक है। ये हमारा बी होता है। फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक के बीच का पीरियड हमारा क्या होता है, बेस पीरियड होता है। अब मैंने आपको अब बताया था ना पीछे कि क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड अलग अलग होता है, तो अब देखो आपको यहाँ पे दिखेगा डिफरेंस। अब क्या है कि हमारी फर्स्ट वाटरिंग से लेके यानी सोइंग ऑफ सीड से लेके हमारा हार्वेस्टिंग तक, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हमारा हार्वेस्टिंग तक क्या होता है, क्रॉप और ग्रोथ पीरियड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया हमारा क्रॉप पीरियड कौन सा होता है और हमारा बेस पीरियड कौन सा होता है। क्लियर हो गया सबको ये चीज़। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। सोइंग टू मैच्योरिटी, नहीं, मैच्योरिटी के पहले ही हमारा बेस पीरियड खत्म हो गया, तो ये गलत हो गया। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा, द इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू इट्स हार्वेस्टिंग, नहीं। फिर उसके बाद द फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग टू इट्स लास्ट वाटरिंग, यस करेक्ट, ये सही है। सोइंग टू द लास्ट वाटरिंग, नहीं। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर इज डाइवर्टेड टू अ 30 हेक्टेयर फील्ड फॉर 5 hours. Soil probing after irrigation showed that 0.4 meter of water had been stored in the root zone. Water application efficiency in this case would be, यानी कि हमें क्या निकालना है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें क्या क्या गिवन है कि हमारा जो डिस्चार्ज है, ठीक है, डिस्चार्ज यानी इस डिस्चार्ज से हमारा डाइवर्जन हुआ, फिर उसके बाद 30 हेक्टेयर फील्ड, यानी कि फील्ड का हमें एरिया दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन हमें दिया हुआ है 5 hours के लिए ये चीज़ हुई थी। फिर क्या बोल रहा है, सॉयल प्रोबिंग आफ्टर इरीगेशन सो दैट 0.5 मीटर ऑफ वाटर हैड बीन स्टोर्ड, ठीक है। अब क्या है कि हमें जो रूट जोन में, यानी कि हमारे सॉयल को जो वाटर रिक्वायर्ड, यानी वाटर जो उसने एब्जॉर्ब किया वो कितना था, 0.4 मीटर, ठीक है। अब उसने बोला तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी थी कितनी थी, यानी कि हमने कितना वाटर अप्लाई किया, कितना हमारा वाटर जो है हमारे फील्ड ने यूटिलाइज़ किया और कितना ड्रेन ऑफ कर दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें अब यहाँ पे देखनी है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूट जोन, तो कितना हो जाएगा हमारा, 0.4 उसकी डेप्थ हो गई, ठीक है। 30 हेक्टेयर उसका एरिया हो गया, इनटू हम 10⁴ यानी मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं उसको, मीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा कितना हो जाएगा सॉल्व होके, 12 × 10⁴ मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा स्टोर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड, यानी कि हमने कितना वाटर सप्लाई किया था, तो कितना था, 12 × 5 × 3600। अब क्या है कि डिस्चार्ज हमारा कितना था, 12, कितने देर के लिए, 5 hours के लिए। 5 hours को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, हमारे सेकेंड में, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ जाएगा, 21.6 × 10⁴ मीटर क्यूब, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकालनी है यहाँ पे हमें। तो हमारा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रूट जोन, दैट इज़ VR अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड, VS × 100। तो कितना आ जाएगा, 12 × 10⁴ अपॉन 21.6 × 10⁴। अब इसको हम इंटू 100, ये चीज़ तो हम भूल गए, इंटू 100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 55.55%, ठीक है, यानी डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the depth of water is 8.64 centimeter,
ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर उसने क्या बोला है, 8.64 सेंटीमीटर है। फिर ओवर अ बेस पीरियड ऑफ 10 डेज देन द ड्यूटी विल बी, ठीक है। डेल्टा हमें गिवन है, डेल्टा इज इक्वल टू, अब डेल्टा यहाँ पे क्या है हमारा सेंटीमीटर में है, तो या तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं और यहाँ पे हम 864 लिख सकते हैं बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी। अब क्या हो जाएगा हमारा कि ड्यूटी हमें कैलकुलेट करना है 864 बी अपॉन 8.64, बी की वैल्यू हमें पुट करनी है 864 इंटू 10 अपॉन 8.64। यहाँ से अगर हम हटा के यहाँ पे 100 कर दे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1000 हेक्टेयर पर क्यूमिक, ठीक है। यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर अ राइस क्रॉप। अब ऑप्टिमम डेप्थ फॉर अ कोर वाटरिंग फॉर अ राइस क्रॉप हमारा कितना होता है, तो हमारा फॉर राइस कितना होगा, वो होता है 19 सेंटीमीटर। एक और देख लेते हैं, फॉर वीट हमारा कितना होता है कोर वाटरिंग 13.5 सेंटीमीटर, और हमारा फॉर शुगर केन कितना होता है कोर वाटरिंग हमारा 16.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? यानी यहाँ पे तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, बाकी दोनों वैल्यूज़ आप ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कैनाल हैज़ डिज़ाइन टू सप्लाई इरीगेशन नीड ऑफ 1000 हेक्टेयर ऑफ लैंड growing rice of 140 days base period and having delta of 126 centimeter, ठीक है। If the canal water is used to irrigate wheat of base period of 120 days and having a delta of 60 centimeter, the area that can be irrigated is, okay। इसने हमें बोला है यहाँ पे कि फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या बोला कि मान लो कि हम पर्टिकुलर जगह हम प्रोवाइड क्या करवा रहे हैं, डिस्चार्ज। तो अब यहाँ पे आप देखो ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्चार्ज भी होता है, ठीक है। तो हमें ये क्या बोल रहा है कि जितने डिस्चार्ज से हम यहाँ पे वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं फर्स्ट कंडीशन में, यानी राइस वाली कंडीशन में, तो वो क्या कर रहा है, वो हमारे 1000 हेक्टेयर लैंड को इरीगेट कर रहा है 140 डेज़ में, और डेल्टा उसका कितना प्रोवाइड हुआ है 126 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं कि सेम कैनाल से, ठीक है, सेम कैनाल से हम वीट फील्ड में, यानी एक फील्ड में हम जहाँ पे वीट को सो किए हुए हैं, तो अगर उसको इरीगेट करना है 120 डेज़ में और जिसका डेल्टा हमारा 60 सेंटीमीटर है, तो हमारा कितना एरिया इरीगेट होगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो चलो फर्स्ट केस में यहाँ पे देख लेते हैं कि राइस के केस में क्या होता है। तो राइस के केस में A1 हमारा कितना दिया हुआ है 1000 हेक्टेयर, बेस पीरियड कितना दिया हुआ है 140 डेज, और हमारा क्या हो डेल्टा कितना दिया हुआ है 126 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में देख लेते हैं, एरिया हमें कैलकुलेट करना है, बेस पीरियड हमें दे रखा है 120 डेज, फिर डेल्टा हमें दे रखा है हमारा 60 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया ये चीज़ सबको? अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा एरिया, तो ड्यूटी की जगह अब हम क्या करेंगे, तो ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा होता है। यहाँ से हमने क्या किया, ड्यूटी की वैल्यू हमने रखी A बाई क्यू, ठीक है। A बाई क्यू इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा। तो हमारा क्या है, डिस्चार्ज सेम है क्योंकि हम कैनाल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सेम कैनाल यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज हमारा इक्वल हो जाएगा, और डिस्चार्ज इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे A इंटू डेल्टा अपॉन 8.64 बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 डेल्टा 1 सिंस अपॉन 8.64 B1 इज इक्वल टू A2 डेल्टा 2 अपॉन 8.64 B2। 8.64 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी की वैल्यूज़ फटाफट रखो। क्या क्या है, 1000 इंटू 126, सॉरी ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना हमारा, तो यहाँ पे 864 रखना है। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हमारा वैसे भी कैंसिल हो गया है, पर ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो जाएगा यूनिट, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो हमारा बेस पीरियड कितना है 140। अब यहाँ पे क्या करना है हमें,
A2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, डेल्टा की वैल्यू हमारी 60 सेंटीमीटर है और फिर हमारा यहाँ पे 120 डेज़। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो A2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 1800 हेक्टेयर। क्लियर हो गया? यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, चलो, खरीफ क्रॉप सोन। अब खरीफ क्रॉप मैंने अभी आपको बताया कि खरीफ क्रॉप हम कब शो करते हैं, तो फटाफट आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे। मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ क्योंकि आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि इससे जस्ट पहले अभी मैंने आपको बताया कि खरीफ क्रॉप हम कब शो करते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ कोर वाटरिंग फॉर वीट क्रॉप। देखो, पहले मैंने अभी क्या किया था, हम लोग ने पीछे अभी राइस का किया था, तो मैंने आपको वहाँ पे वीट का भी बताया था। अब वीट का फटाफट मुझे वापस से कमेंट सेक्शन में बताओगे कितना होता है। अब देखिए कितने लोग ने ध्यान से पीछे देखा था कि मैंने वीट और शुगर केन का भी पीछे बता रखा है क्या हमारी कोर वाटरिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ड्यूटी डी इज़ हमारा 1428 hectare per cubic and base period is 120 days for an irrigated crop, then delta meters in the meters will be okay. delta in meters पूछा है, that will be 8.64 होगा। अब हमारा बेस पीरियड क्या है हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम फॉर्मूला ऑलरेडी बहुत बार लिख चुके हैं। फिर हमारा ड्यूटी कितना आ रहा है, ड्यूटी है हमारा 1428। चलो अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। इसको फटाफट सॉल्व करके आएगा ये हमारा 0.726 विच विल बी नियरली इक्वल टू 0.73 मीटर। ईजी क्वेश्चन था, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, द ड्यूटी एट द फील्ड ऑफ अ क्रॉप इज़ 1000 हेक्टेयर पर क्यूमिक। इफ़ द कैनाल लॉसेस आर 25%, व्हाट इज़ द ड्यूटी एट द हेड ऑफ द कैनाल। अब उसने क्या बोला है कि ये हमारा कैनाल है, ठीक है, ये हमारी फील्ड है। अब वो क्या बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर यानी ड्यूटी ऑफ द फील्ड क्रॉप, यानी ड्यूटी इस फील्ड की कितनी है हमारी 1000 हेक्टेयर पर क्यूमिक। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि कैनाल में लॉस कितना हो रहा है वाटर का 25%। तो उसने क्या बोला है कि ड्यूटी एट द हेड ऑफ द कैनाल, यानी इस जगह पे ड्यूटी हमारी क्या होगी। फील्ड की ड्यूटी तो उसने दे रखी है और इस जगह पे उसने हमसे पूछी है कि हमारी ड्यूटी क्या होगी। तो अब क्या होगी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ड्यूटी होगा यहाँ पे लॉस की वजह से कम हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका कितना होगा वो ड्यूटी एट द हेड ऑफ कैनाल कितना होगा। फील्ड का 1000 है, 25% हमारा लॉस हो रहा है यहाँ कैनाल पे, तो 1.25। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 800 हेक्टेयर पर क्यूमिक। यानी कि इस पर्टिकुलर यानी कि हमारा जो हेड ऑफ द कैनाल है उस हेड ऑफ द कैनाल पे हमारा क्या होगा, हमारा हेड ऑफ द कैनाल पे जो ड्यूटी होगा वो होगा 800। दैट इज़ डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फील्ड कैपेसिटी ऑफ एन इरीगेशन सॉइल डिपेंड्स ऑन। अब क्या है कि फील्ड कैपेसिटी ऑफ द इरीगेशन सॉइल हमारा किस पे डिपेंड करती है, तो ये हमारी पोरोसिटी पे डिपेंड करती है और हमारे पोर के साइज़ पे भी डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हमारी फील्ड कैपेसिटी जो है वो हमारी पोरोसिटी पे भी डिपेंड करती है और हमारे पोर साइज़ पे भी डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? चल, ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कैनाल हैज़ टू इरीगेट 12,000 हेक्टेयर्स ऑफ राइस। ठीक है, यानी कि एक कैनाल को 12,000 हेक्टेयर ऑफ राइस एरिया में, मतलब राइस को इरीगेट करना है। क्लियर हो गया? जिसकी ड्यूटी कितनी है 1000 हेक्टेयर पर क्यूमिक। इफ़ द कैपेसिटी फैक्टर इज़ 0.8। यहाँ पे अब हमें क्या दे रखा है, कैपेसिटी फैक्टर दे रखा है, ठीक है, और टाइम फैक्टर हमें दे रखा है 0.75। अब वो बोल रहा है कि द डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल इज़, यानी कि अब उसने पूछा है डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ कैनाल हमारा कितना होगा। तो हमें पता है, पीछे अभी मैंने आपको बताया कि ड्यूटी इज़ इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्चार्ज। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे डिस्चार्ज यानी डिज़ाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। और हमें क्या बोल रखा है, उसने बोला है कि हमारा जो कैपेसिटी फैक्टर है वो हमारा 0.8 है और हमारा टाइम फैक्टर है हमारा वो कितना है, तो 0.75 है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले तो एरिया मेंशन कर लेंगे 12,000 हेक्टेयर्स, फिर हमारा क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पे डिस्चार्ज हमारा कितना हो रहा है, डिस्चार्ज ड्यूटी हमारी कितनी हो रही है, ड्यूटी हमारी 1000 है, लेकिन अब क्या है कि हमारा कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द फील्ड और टाइम फैक्टर ऑफ द फील्ड इज़ 0.7, तो ये सारे इफ़ेक्ट हमारे ड्यूटी पे दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज़ ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे हमारा डिज़ाइन डिस्चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवरेज डेल्टा ऑफ राइस क्रॉप इज़ नियर टू, चलो अब यहाँ पे मैंने आपको वापस से बता देती हूँ कि क्रॉप और यहाँ पे हम उसका डेल्टा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है पहले तो राइस का, तो पहले हम राइस का ही लिख लेते हैं। राइस का डेल्टा हमारा कितना होता है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर शुगर केन का हमारा 120 सेंटीमीटर होता है, टोबैको का हमारा 15 सेंटीमीटर होता है। एक्चुअली में क्या है, अलग अलग एग्ज़ाम्स में ये एक दो चीज़ें पूछी गई हैं, इसलिए मैंने इनका आपको बता दिया है। ठीक है, अभी अगर और कोई भी अगर इस बार इंक्लूड होगा तो हम नेक्स्ट टाइम उसको भी कवर करके रखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इन तीनों का तो डेल्टा याद रखना है कि राइस और शुगर केन का कितना होगा, 120 सेंटीमीटर, और हमारा टोबैको का कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मोड ऑफ फेलियर ऑफ ग्रेविटी डैम। तो ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मोड ऑफ फेलियर ऑफ डैम क्या क्या होता है। तो पहला क्या होता है हमारा, ओवरटर्निंग फेलियर। दूसरा क्या होता है हमारा, स्लाइडिंग फेलियर। फिर तीसरा क्या होता है हमारा, कंप्रेशन और क्रशिंग फेलियर। ठीक है, चौथा क्या होता है हमारा, टेंशन फेलियर। अब कौन सा हमारा नहीं है इसमें, आप बता दो। देखो यहाँ पे स्लाइडिंग फेलियर है, टेंशन है, ओवरटर्निंग है, सी पेज नहीं है, तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे उसने पूछा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सी पेज फेलियर हमारा नहीं होता है मोड ऑफ फेलियर एंड डैम। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिजिड डैम। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो डैम होता है वो आप सबको पता है कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है हमारा। ठीक है, जो रिवर के अक्रॉस हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू रिटेन वाटर एट द इट्स अपस्ट्रीम साइड। क्लियर हो गया? अब बेसिक क्या होता है कि ये डैम जो है वो क्लासीफाई होता है दो टाइप्स के डैम में हमारा, एक तो रिजिड डैम होता है, दूसरा हमारा नॉन रिजिड डैम होता है। ठीक है, तो हमारी जो कैटेगरी हो गई वो हो गई एक रिजिड डैम की, एक हो गई नॉन रिजिड डैम की। ठीक है, तो हमारे रिजिड डैम में कौन कौन से आ जाते हैं, पहला कौन सा आ जाएगा, ग्रेविटी डैम। दूसरा कौन सा आ जाएगा हमारा, आर्च डैम। तीसरा कौन सा आ जाएगा हमारा, बट्रेस डैम। चौथा कौन सा आ जाएगा हमारा, स्टील डैम। पांचवा कौन सा आ जाएगा हमारा, टिम्बर डैम। ठीक है, और हमारा नॉन रिजिड में कौन कौन सा आएगा सॉरी, अर्थन डैम और हमारा रॉकफिल डैम। क्लियर हो गया? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कौन सा हमारा रिजिड डैम नहीं है, तो हमारा अर्थ डैम जो है वो रिजिड डैम नहीं है, तो इट विल बी द आंसर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अपस्ट्रीम फेस ऑफ अ अर्थन डैम इज। अब देखो अपस्ट्रीम फेस ऑफ द अर्थन डैम हमारा क्या होता है, हमारा वो होता है इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी हमारा क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमारी फेरेटिक लाइन होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर में कि हमारी जो फेरेटिक्स लाइन होती है वो फेरेटिक लाइन हमारी कहाँ होती है, वो फेरेटिक लाइन हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा है, अपस्ट्रीम के फेस पे, अपस्ट्रीम के फेस पे हमारी कौन सी लाइन होती है, तो वो हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। ठीक है, वो हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन होती है, ना कि फेरेटिक लाइन होती है। क्लियर हो गया ये चीज़?
समझ में आ गया, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो the upstream face of the dam represent the 100% equipotential line when it is covered by the water. At this condition, the seepage line should be drawn perpendicular to this face at this junction point. क्लियर हो गया? चलो इसको मैं लिखवा भी देती हूँ जिससे आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज कर पाओ। The upstream face of the dam represents 100% equipotential line when it is covered by the water. At this condition, the seepage line should be drawn perpendicular to this face at the junction point। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन above the floor of the thickness T is H and the specific gravity of the material of the floor is G, the minimum thickness T of the floor downstream of the crest wall is given by the equation। ठीक है, तो ये कौन से इक्वेशन से हमें दिया जाता है? ये इक्वेशन हमें मिलता है यानी कि द minimum thickness of the floor is given by T is equal to H upon G minus 1। तो ये क्या किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा? नहीं, दैट मीन्स कि इसमें चारों ऑप्शन ही गलत हो गए। ठीक है, ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सिल्ट एक्सक्लूडर इज कंस्ट्रक्टेड इन द रिवर बेड। ठीक है, अ सिल्ट एक्सक्लूडर हमने बना रखा है किसमें? हमारे रिवर बेड में। क्यों? अब कहाँ पे बना रखा है हमारा? तो कहाँ बना होता है? इन फ्रंट ऑफ हेड रेगुलेटर। यस, इन फ्रंट ऑफ हेड रेगुलेटर हमारा बना होता है। यानी कि सिल्ट एक्सक्लूडर का अब देखो काम क्या होता है कि सिल्ट एक्सक्लूडर हमारा क्या काम करता है? सिल्ट एक्सक्लूडर इज अ mechanism by which silt is excluded from water entering the canal. It is constructed in the bed in front of head regulator। ठीक है, क्लियर हो गया कि हमारा ये कहाँ पे होता है? तो सिल्ट एक्सक्लूडर का क्या है? ये एक मैकेनिज़्म है जिससे हम क्या करते हैं कि हमारे सिल्ट को हम एक्सक्लूड करते हैं ताकि वो हमारे कैनाल में एंटर ना कर पाए, अदरवाइज़ वो उसकी एफिशिएंसी को क्या करेगा और रिड्यूस करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड। अब ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है? तो ये बेड पे कंस्ट्रक्टेड होता है। कहाँ पे? हेड रेगुलेटर के ठीक सामने हमारे बेड पे ये कंस्ट्रक्टेड होता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन कैनेडीज थ्योरी द वैल्यू कांस्टेंट सी फॉर कोर्स सिल्ट हमारा कितना होता है? ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितना होगा कि हमारा जो फॉर कोर्सर सिल्ट हमारा कितना होगा? यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू C will be equal to 0.70 and for सैंडी लोम सिल्ट के लिए हमारी कितनी होती है ये वैल्यू?
0.65। ठीक है, यहाँ पे तो आंसर डी हो जाएगा। और अगर सैंडी लोम सिल्ट के लिए पूछेगा ये इसका मतलब कांस्टेंट सी की वैल्यू, तो हमारा वो हो जाएगा 0.65। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ द चैनल हैविंग मीन वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन वेलोसिटी हमारी कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर हमारा सिल्ट फैक्टर कितना दे रखा है, सिल्ट फैक्टर हमारा 1 दे रखा है। और चैनल इज डिजाइंड बाय द लेसीज थ्योरी। तो चैनल को हम किससे डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारे लेसीज थ्योरी से। ठीक है, तो एज पर लेसीज थ्योरी हमारा क्या होगा, एज पर लेसीज थ्योरी द hydraulic radius of channel will be r is equal to 5/2 v square upon f। ठीक है, अब हमें v की वैल्यू भी दे रखी है और f की वैल्यू भी दे रखी है। v की वैल्यू में क्या दी है, 2, यानी 5/2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 हमारी दे रखी है सिल्ट फैक्टर की वैल्यू, तो अपॉन 1, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर। ठीक है, दैट विल बी बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अब नेक्स्ट सेशन में हम एक नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।